जब भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की जाती है उस समय के सबसे सीनियर लीडर थे गांधी जी। लेकिन एक तो बात फैक्ट है कि जितनी पॉपुलरिटी कांग्रेस के बाकी लीडरों को मिला उतना सुभाष चंद्र बोस को जितना मिलना चाहिए तो नहीं मिला। अगर एक गांधी जी का कांग्रेस का अगर लाइफ स्पेन देखा जाए तो 1916 से 1948 और भगत सुभाष चंद्र बोस को देखा जाए तो 1921 से 1945। चूंकि 39 में इस्तीफा दे चुके थे लेकिन देश के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में तो थे ही। मतलब इनका 32 साल का कैरियर, इनका 25 साल का कैरियर। इनका इफेक्ट इंग्लैंड और इन बिटवीन इंडिया एक्सट्रीम लेवल पे। नेताजी का इफेक्ट इंडिया और इंडिया से बाहर, चाहे फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी हो और सारे देशों में उन्होंने एक अपना अलग पहचान बनाया था। आज हम बात करेंगे नेताजी के कि जैसे 1921 में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लिया, 1939 तक रहा। अब हम मेनली आज का मुद्दा बात करने का मेन मुद्दा यह है कि जब नेताजी का स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक्टिविटी जब चल रही थी तो देश में क्या चल रहा था, गांधी जी क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में नेशनल लेवल पे क्या हो रहा था, उस समय नेताजी क्या कर रहे थे। क्योंकि बहुत ज्यादा सोर्स नहीं था मेरे पास, लेकिन जितना मेरे पास था वो क्या कर रहे थे। और एक छोटे वीडियो में उस पर हम चर्चा करेंगे कि उनका साइकोलॉजी कैसे चेंज हुआ, वो कैसे 20 साल कांग्रेस रहने के बाद से क्यों छोड़े, एक आदमी क्यों अब एक बोल्ड डिसीजन लेता है, उसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा। इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। इंक्लूडिंग हम थोड़ा सा उनके पीछे के बैकग्राउंड हम जान लेंगे कि उनका जीवन परिचय के बारे में, उनका पारिवारिक परिचय के बारे में, शिक्षा और आईसीएस तक का सफर, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य, कारावास, ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रेम विवाह, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा और प्रभाव, पूर्व एशिया में अभियान जो भी किए हो, चाहे जर्मनी और जापान में जो किए, और दुर्घटनाओं मृत्यु रहा। तो शुरुआत करते हैं नेताजी का जीवन परिचय यूं है कि 23 जनवरी 1857 को उनका कास्ट परिवार में उड़ीसा कटक उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी एक फेमस वहां कटक के वकील थे जिनका नाम था जानकी नाथ बोस और उनकी माता थी प्रभावती देवी। क्योंकि उनका जन्म जब हुआ उनके परिवार में टोटल 14 भाई बहन थे। 14 भाई बहन में उनमें 6 लड़कियां थी, 8 लड़के थे। एक खुद का इनका 9वें नंबर का स्थान था। क्योंकि कहा जाता है कि उनका शरद बोस जो थे उनके सेकंड नंबर के भाई थे, उनसे उनकी लगाव बहुत ज्यादा थी। अब होता था कि नॉर्मल से जैसे उनका बचपन रहा होगा उनका भी रहा होगा। उनका असली आता है कि शिक्षा आता है कि शिक्षा में यूं था कि वो प्राइमरी में पढ़े, प्राइमरी में पोर्टलैंड स्कूल से पढ़े, फिर उन्होंने 1915 में दाखिला लिया कॉलेज में। अब वहां कॉलेज की यहां से इनकी चर्चा शुरू होती है कि जब सुभाष चंद्र बोस जब कॉलेज में थे तो वहां पे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वो क्या करते थे जानबूझ के, चूंकि अंग्रेजों का वो सब वर्चस्व था। अब 1915 समझ जाइए, 1915 उस समय मान चलिए जब गांधी जी आसपास 15 में वो आए हैं, इंडिया आए हुए हैं और पूरे देश का वहां से भ्रमण करना शुरू किया। अब उस समय सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में है तो हुआ क्या था, वो क्या था, जो भी वहां पे लोग थे उनको कुटाई कर देता था, उनको मारता था। एक चीज बार बार उनको सुभाष चंद्र बोस को चाहे और बाकी उनकी टीम को जो भी फ्रेंड सर्कल रहा होगा उनको अच्छा नहीं लगता था। अब इसमें भी बात है कि एक बार को समय प्रतिबंध भी लगा था। कहानी ये भी है कि एक बार क्या प्रोफेसर रोध किए थे तो उनको उसने बहुत कूट दिया था प्रोफेसर को ही। तो 1 साल में प्रतिबंध लगा था। बाद में उन्होंने सेकंड के फिलोसफी से उन्होंने ऑनर्स किया हुआ है। और वहां पे कोई प्रिंसिपल थे इनका प्राइमरी में कि वो बेबी माधव दास, उनसे बहुत प्रभावित थे। अब क्या हुआ कि उनका जब वो शिक्षा गया तो अंदर 15 सितंबर 1919 को जब उनका ग्रेजुएशन हो गया तो 1919 को इंग्लैंड गए। उस समय इंग्लैंड जाने का एक ही साधन था कि लोग पानी जहाज से आ रहे थे, जहाज का कोई बहुत ज्यादा सुविधा था नहीं, पानी जहाज से आ रहे थे। वहां पे गए तो वहां पे ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड में जो भी कोई तैयारी करने जाता था पहले उसके सर्वाइवल का दिक्कत रहता है, कोई रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, पढ़ाई लिखाई तो फिर पार्ट है। जब उन्होंने इंग्लैंड गया तो उन्होंने शायद मानसिक कोई और भी कोर्स लिया था ऐसा करके, और उन्होंने आईसीएस का एग्जाम दिया, वहां उनको 4th रैंक आया। जब उन्होंने 4th रैंक आया तो आईसीएस जो वहां बने, आईसीएस समझिए कि उस लेवल का आईएएस था या थोड़ा और बेहतर कर सकते आईएएस। क्योंकि अब मैं आईएएस कहता हूं तो थोड़ा सा उसका असर कम इसलिए दिखता है
कि अमीरी गरीबी रेशियो कम है। अमीरी गरीबी रेशियो कम है, कहने का मतलब क्या है कि अब लोग प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस सेक्टर में अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और भी बहुत सारे स्रोत हैं। उस समय ऐसा नहीं था कि कोई भी इंडियन है जो आईएएस लेवल का पावर रखता हो या पैसा कमाते हो या और सब कुछ करता हो। तो उस समय आईएएस बनना एक बहुत बड़ी बात थी, वो भी अंग्रेजी काम में जो बड़ी मुश्किल था। उन्होंने आईएएस बन के आया, और जब उन्होंने इंडिया आए आईएएस उन्होंने 2021 में छोड़ दिया। अब 2021 बोला 1921 में, सॉरी 1921 में उन्होंने आईसीएस छोड़ दिया। अब देखिए 1921 से पहले उस समय तक गांधी जी 1916 से चंपारण सत्याग्रह किए, वहां पर उनको सफलता मिली। फिर मिल हड़ताल हुआ 18 में, और एक और हुआ अहमदाबाद कृषि आंदोलन हुआ, उसमें भी गांधी जी को सफलता मिली। तो उस समय गांधी जी पूरे इंडिया लेवल पे इमर्जिंग लीडर बन चुके थे। और 21 में फिर इन्होंने देखा, इन्होंने मतलब कि आईसीएस छोड़ के इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और गांधी जी से मिले 20 जुलाई 1921 को मिली। अब सवाल होता है कि इन्होंने आईसीएस छोड़ा क्यों? आईसीएस से छोड़ा कि ऐसा नहीं था कि ये शुरू से जो इंडिया में रहा है, कि इंडिया सोशल में रहा, इंडियन लोगों से कनेक्टिविटी रहा, और यहाँ पे जो अत्याचार देखा, जो कुछ भी इसने देखा, तो उनमें ये था कि उनके विचार तो पहले से थे कि भाई अंग्रेज ठीक कर नहीं रहे हैं। शायद उनको लगा होगा कि हम आईसीएस बन जाएंगे, वहां पे बहुत अच्छे, क्योंकि उनके इसके लिए आईसीएस बनने के उनके पिता ने उनको मोटिवेट किया था कि एक बार तुम आईसीएस बन के देखो। तो उन्होंने जब बना होगा तो उनको छोड़ने के पीछे राय ये है कि उन्हें देखा क्या कि आईसीएस का रूल क्या है, रूल कानून तो बना दिए, और एक जो भी बड़ा अधिकारी होता है उसका मेन मोटिव क्या आता है, बेस्ट प्लान एग्जीक्यूटर। रूल वो नहीं बनाते, कोई भी बड़ा अधिकारी रूल नहीं बनाता, रूल बैठे हुए सामान्य नेता बनाते हैं, संसद बनता है, और वो बेस्ट प्लान एग्जीक्यूटर होते हैं। सेम चीजें आईसीएस का भी था, जो भी नियम था, पॉलिसी था, क्या करना है, कैसे करना है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, जनता के लिए क्या चाहिए, शिक्षा में क्या होगा, स्वास्थ्य में क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर का रूल रेगुलेशन क्या होगा, वो हम नियम कानून का पर्ची आपको थमा दिए। आप एज एडमिनिस्ट्रेटर उसको आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करो, उसके अंतर्गत आपको एक लिमिटेड पावर और बाकी सब चीज दिया जाएगा। अब उसमें क्या था कि उन्होंने देखा कि क्या ही मतलब इसका, हम गुलाम देश में तुम नौकरी करना, वो नौकर के समान ही था, वो भी बड़ा गुलामी था। उन्होंने फिर आईसीएस इसी चीज को छोड़ा कि जिस चीज के लिए हमारा थॉट प्रोसेस इस चीज के लिए था कि हमको अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी, और हम यहाँ पर आईसीएस इसलिए बने कि कुछ और बेहतर हो सकता है सिस्टम में रह के, लेकिन देखा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने अल्टीमेटली छोड़ दिया। एक कहानी ये भी है कि वो वेदांत और विवेकानंद से इतने प्रभावित थे कि उनके विचार तो पहले ही से थे, उससे एक इंडियन स्ट्रॉन्ग समाज की तरफ उनका जो एक लगाव था वो पहले से ही था। अब आता है कि 20 जुलाई 1921 को गांधी से मिले। अब देखिए इसी के आसपास इंडिया में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन का मतलब सिंपल यही था उस समय के हिसाब से कि जो भी कुछ इंग्लैंड गवर्नमेंट कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, इंडियन लोग उसमें अपना योगदान नहीं देंगे। अब उस समय योगदान नहीं देंगे में क्या चीज, जैसे कि कोई भी आपको विदेशी प्रोडक्ट है उसका आप यूज नहीं करना है, जो कहीं आप उपाधियां इंग्लैंड वाले देते हैं आपको नहीं देना है, आपको कोई सरकारी नौकरी करते हैं मतलब इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार में नौकरी करते हैं आपको छोड़ देना है, और इससे आप कोई कच्चा माल भी देते हैं आपको नहीं करना है, और एक लार्ज स्केल पे होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, असहयोग आंदोलन करना है। और असहयोग आंदोलन इसके पीछे का लॉजिक ये था कि हम क्या करेंगे, इससे गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ से पैसे कमाती है, हमारे ही लोग, हमारे ही कच्चे माल, हमारे ही सब कुछ देती है, और हम ही पर टैक्स लगाती है, और यहाँ से कच्चे माल से प्रोडक्ट बनाकर हम ही को महंगा बेचती है, या जो ज्यादा बेहतर उसको बाहर के मार्केट में बेचती है। अब सवाल था कि इस काम तो कर रहा था, स्लो ही सही लेकिन काम कर रहा था असहयोग आंदोलन, उनका इकोनॉमी अनस्टेबल होना शुरू हुआ था। लेकिन जैसे ही 1922 के आसपास हुआ, जो चौड़ी घटना के बाद, जो कि घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया। अब सिंपल सी बात कि जब इन्होंने गांधी जी के मिला, 1921 में मिला, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो इन्होंने बोला कि अब जाओ सी आर दास से मिलो। सी आर दास बंगाल के बड़ी बेहतरीन वकील और उस समय का एक बेहतरीन लीडर थे, चित्तरंजन दास से वो मिले और उनके साथ बंगाल में एज ए ग्राउंड लेवल को काम करने लगे, और ग्राउंड लेवल पर काम करने लगे और बढ़िया काम चल रहा था। जब असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया, तो थोड़ा सा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का गांधी जी के पर्सपेक्टिव और बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव क्या रहे होंगे। जैसे यहाँ पे जो
स्वराज पार्टी अभी बनेगा 2023 में, तो बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव क्या रहेगा। तो सिंपल से था कि उनको जो पहले बताया कि सहयोग नहीं करना, असहयोग, मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो हर चीज में, चाहे वो किसी तरह का इंडियन गवर्नमेंट आपका इन्वॉल्वमेंट हो, डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से हम सहयोग नहीं करेंगे, इकोनॉमी अनस्टेबल होगी और फिर हम अपनी बातों को रखेंगे। ये सारा कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर हुआ चोरी चोरी घटना के था, बीच में कहानी आती है कि चोरी चोरी घटना जो हुआ था कि इन्होंने कुछ लोगों ने भीड़ मिलके आपको जला दिया था पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन जब उन्होंने जला दिया था तो गांधी जी का एक अपना मैंने कि अशोक आंदोलन वापस ले लिया, और उसके पहले जो जो बड़े लीडर थे, चाहे चंदन दास हो, जवाहरलाल नेहरू, बाकी बड़े बड़े लीडर थे, वो सब लोग जेल में थे, लेकिन फिर भी वो चल रहा था, उनका अपना आंदोलन चल रहा था। जब इन्होंने चोरी चोरी घंटा के बाद उन्होंने वापस ले लिया, गांधी जी कहने का मतलब क्या था कि मानो हम नहीं वापस ले, अंग्रेज को तो मौका मिल गया, अंग्रेज क्या करे, गांव का गांव सफाई कर दे, गांव का गांव सफाई कर दे, मर्डर होने लगे, फांसी होने लगे, तो उन्होंने बोले कि हम जिसके लिए कर रहे हैं आम लोगों को ही नहीं बचा पाए, तो हम क्या ही मतलब था। तो गांधी जी का एक बहुत बड़ा फिलोसफी रहा, और किसी दिन गांधी जी पे बात करेंगे तो उनकी फिलोसफी पे अलग ही चर्चा करेंगे कि एक ऐसा आदमी जो जितना बार आंदोलन किया, चाहे 1921 किया, अशोक आंदोलन किया, चाहे सबने 1932 में हुआ, चाहे भारत 1942 में, 10-10 साल के बाद उन्होंने आंदोलन किया, और किसी भी उसमें नमक सत्ता किसी भी आंदोलन में उनको भीड़ कम नहीं हुआ। कारण क्या था कि उनकी कम नहीं हुआ, कारण क्या था, उनकी ऐसी क्या फिलोसफी रही होगी, उनकी क्या विचारधारा रहा होगा, तो उस पर एक अलग से बात करें। अब सिंपल से क्या हुआ कि जब अशोक वापस हो गया 23 में, सारे लोगों ने जेल से निकला। अब जेल से निकले तो हुआ कची कि जो लोग जेल में थे, जो बहुत जी जान से अशोक आंदोलन में लगे हुए थे, वो बोले मैं क्या ही आप काम कर दिए, बढ़िया तो चल रहा था आंदोलन, सब देश में फैला हुआ था, ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे थे, एकदम सब कुछ जा रहा था, अंग्रेज परेशान हो ही रहे थे, बोल नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, विचार का मतभेद हुआ। तो यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का किया। स्वराज पार्टी का हुआ, अब बोले कि हम लोग सिस्टम में रह के सिस्टम का विरोध करेंगे। अब देखो इसी CR दास के साथ अभी स्वतंत्रता संग्राम इनके साथ है सुभाष चंद्र बोस, अभी यंग लीडर है, और CR दास, मोतीलाल नेहरू या गांधी जी, ये लोग तो वहां पे बुजुर्ग अपना अनुभवी लीडर थे उस कांग्रेस कमेटी के। अब क्या हुआ कि जब इनका जो बना स्वतंत्रता संग्राम बना, तो अंग्रेजों को जैसे हर 10 साल बाद जैसे कि रूल बना दिए कि भाई 10 साल के लिए शिक्षा में क्या होगा, जैसे बजट होता था तो 10 साल के लिए बजट, और उसके लिए रूल और पॉलिसी बना दिए। तो ऐसे करते करते बनता था। 1919 के बाद 1929 में बनना था, एक और कानून बना था। तो उस समय साइमन कमीशन आया हुआ था, साइमन कमीशन पूरा विद्रोह हुआ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरा विद्रोह हो रहा था कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, सब उसी में लाल राजपथ का मौत हुआ था। अब उसमें समझिए कि जब साइमन लोग हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग क्या ही बनाओगे, तुम लोग तो संविधान बनाना भी नहीं आता, तुम लोग संविधान कैसे लिखोगे, तुम लोग औकात की बाहर की बात है। उस समय यहाँ के लोगों ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, नेहरू रिपोर्ट। अब उसमें क्या था, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, जिसके सुभाष चंद्र बोस ने सख्त खिलाफ किया था। अब देखिए यहीं से कहीं ना कहीं गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस के ऐसे दूसरे का सब करते थे, वैचारिक मतभेद शुरू यहां से हुआ। ये डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे कांग्रेस टीम, लेकिन सुभाष चंद्र बोस पहले दिन से सोच रहे थे कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। अब डोमिनियन स्टेट होता क्या है, डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि भाई तुम अपना गवर्नमेंट भी फॉर्म करोगे, अपना सब कुछ करोगे, सारा कुछ करोगे, सरकार अपना सब कुछ अपना चलाओगे, सब अपना व्यवस्था देखोगे, लेकिन उसका जो कोर पावर है वो मेरे पास रहेगा। जैसे आप फॉरेन पॉलिसी नहीं, फॉरेन रिलेशन नहीं बनाओगे बिना मेरी इजाजत का, आप आर्मी अपने अंडर में नहीं रखोगे बिना मेरी इजाजत का, आप ट्रेड, फॉरेन ट्रेड आप मेरी इजाजत नहीं करोगे। तो अब मान चलो कि हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे नहीं, अगल बगल से पड़ोसियों से नहीं रहेगा, सीमा विवाद होगा, उसमें बाहर स्टेट के बाहर होगा, कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, हम ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं, तो काहे का होगा। गांधी जी के विचार तक में धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस को कहीं मतलब भाई तुमको हम जिंदा कर रहे हैं, आत्मा ही निकाल ले, तो कहीं मतलब उसको जिंदा रहने का, अगर हमको चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहां से हुआ, अभी तक कहीं भी मतलब कि जो था अभी तक तो थे CR दास के साथ कलकत्ता में, उसमें बीच में इनका मतलब कि जो कारावास कई बार हुआ,
जब भी कैसे कहने के वो ग्राम दल के थे, उनकी कनेक्टिविटी सुभाष चंद्र की बहुत अच्छी थी। उनका पहला करवास 16 जून 1921 को हुआ था, 6 माह के लिए हुआ था। और उस समय करवास भी ऐसा नहीं था कि भाई जेल में गया ऐसी चल रही है, नहीं। उस समय करवास मतलब कि अंग्रेजों करवास मतलब करवास था, वो आपका हमको लगता है कि वो हर तरीके से टॉर्चर करते थे जो मैक्सिमम क्षति पहुंचा सके। फिर उन्होंने लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल ने बोला भी था, पूर्ण स्वराज की बात उन्होंने कही थी। और अब देखिए इसके बाद फिर उन्होंने 1930, 31, 32 3 राउंड टेबल हुआ है जब गांधी जी इंग्लैंड के आए हैं। और इसमें कहीं भी चर्चा सुभाष चंद्र बोस की डायरेक्ट रूप से नहीं होती है, गांधी जी और अम्बेडकर जी की चर्चा होती है। कैसे कि में इन्वॉल्वमेंट था इन दोनों का, वहां पे थे। राउंड टेबल में भी सब लोग अपना पक्ष लग रहे थे, सब कुछ था। और उसके बाद फिर सबने आंदोलन शुरू हुआ। अम्बेडकर जी तो रहे अपना, उन्होंने एक चीज मनवाने में कामयाब रहे कि भाई हमको जैसे छुआछूत का हाथ मुड़ी रिजर्वेशन की बात मंगाने की शुरुआत हो गया। फिर और भी बात हुई थी, कभी इस पर बात करेंगे। गांधी जी का भी था कि उन्होंने बोला था कि हम सीट में रिजर्वेशन दे देंगे लेकिन वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो भी बहुत सारी चीज हुआ था, फिर उन्होंने सबने आंदोलन शुरू किया था। लेकिन वही 1934 से 1937 तक सुभाष चंद्र बोस चले गए यूरोप। वो कई कारण था, कोई बोलते थे कि अपना पॉलिटिकल, और उनको ये चीज लग ही गया था। ये पूरे 21 मई 33 में गए, मतलब 12-13 साल में समझ गए थे कि जो कांग्रेस के मुख्य लीडर हैं जो है या तो बहुत स्लो है या बहुत इफेक्टिव नहीं है। और इस तरीके से हमको आजादी भी मिली तो ये तो बहुत ही कम मिलेगी, पूर्ण नहीं मिलेगी, बहुत देर से मिलेगी, या उस समय देश का हालत और खराब हो जाएगा। तो वो उस समय यूरोप गए। मेनली जब कई लिखा था कि लोग गए थे हेल्थ के लिए गए थे, और हेल्थ के लिए अपनी इलाज के लिए गए थे। बहुत लोग का अपना कहानी है कि वो हेल्थ के साथ साथ था कि अपना यूरोपियन कनेक्टिविटी, अपना यूरोपीय लोगों से बाहर से भी साथ मिले, उसके लिए गए थे। तो वहां पे कहानी आती है स्त्रीजन का प्रेम भवा के लिए आती है। 1934 में उन्होंने 1934 से 37 तक वहां तक गए, तो वहां पे उनको एक किताब, एक इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल किताब लिख रहे थे। उनके लिए एक टाइपिस्ट चाहिए था कि कोई टाइपिस्ट करे। तो वहां पे ऑस्ट्रिया की एक लड़की थी, जर्मनी के बगल में है, वहां पे एक लड़की थी एमिली। एमिली से उनको बेचारी बहुत मेल जोल बढ़ा और बहुत ज्यादा एक दूसरे क्लोज आए। और फिर उन्होंने शादी की थी एमिली। इनकी एक बेटी भी हुई थी अनीता, अनीता बोस, एक बच्ची भी हुई थी 42 में। और इसके बारे में बाद में चर्चा करें कैसे 1950 के बाद इसका मतलब कि खुलासा हुआ है, और बहुत इसको आने नहीं दिया गया, बहुत सारा कुछ हुआ। लेकिन लड़की अपने तक एंड तक बहुत उनके सपोर्ट की, कोई इसके लिए दोबारा शादी नहीं की, एजिटी जो रही अवैध रही और रही। अब जब 37 में वहां से जब सुभाष चंद्र बोस इंडिया आए और कांग्रेस के 37 में आए, फिर कांग्रेस से जुड़े, और 37-38 में 1938 में वो इसका अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जैसे ही वो अध्यक्ष बने कांग्रेस के, कैसे अब उस समय उनका एज कम से कम 40-42 साल का हो रहा होगा, मोटा मोटी कर वो अध्यक्ष बने हो। जब वो अध्यक्ष बने हो तो दूरदर्शी थे कि उनका विचारधारा था कि समाजवाद तो हो लेकिन समाज और राष्ट्रवाद के साथ हो। सेंट्रल गवर्नमेंट तो गांधी जी का था कि हमारा, गांधी जी की विचारधारा था कि हमारे गांवों से देश बना हुआ है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ठीक है, हमको गांव को भी अच्छा करना है लेकिन हमको सेंट्रलाइज और राष्ट्रवाद सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो। गांधी जी गांव पे जोर करते थे, वो समाजवाद, राष्ट्रवाद और सेंट्रलाइजेशन पे जोर देते थे। तो जब इन्होंने 1938 में पहला कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने उस समय योजना आयोग की बात की, जो कि बात पंचवर्षीय योजना सबकी बातचीत होती है, उस समय वो उस पर चर्चा करते थे। मतलब इतने दूरदर्शी थे कि हमारे देश के लिए वो सोच के रखते थे उस समय भी कि क्या क्या जरूरी था। उन्होंने विश्वेश्वरैया से उस समय बात की थी कि भाई कैसे विज्ञान परिषद पे कैसे बात किया जाए, कैसे काम किया जाए, हम लोग पैरेलल काम करें इस पे। फिर उस समय मतलब 37-38 में 37 के आसपास चाइना के मंचूरिया पे जापान ने आक्रमण कर दिया था। तो ये भी आता था कि उसमें कोई द्वारिकानाथ बोस जो थे वहां से चाइना के डॉक्टर भेजे थे और उसका खिलाफ किया था, भेजे थे। अब होता है कि जब इन्होंने 38 में बहुत बढ़िया रहा और बहुत ही कांग्रेस में इतने प्रभावशाली थे कि पहले जो होता था कि गांधी जी अपरिचित रहता था, लेकिन
एक बार उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के बाद से सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से उन्हें कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ जो गांधी जी को टक्कर दे गए थे, और इस बात मनाने को तैयार हो थे कि मेरी जो विचारधारा है इस पे आपको जल्दी आजादी मिल जाएगी, सही तरीके से मिल जाएगी और संपूर्ण आजादी मिलेगी। 1939 में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1 साल के लिए होता था, हर साल चुनाव होता था, और कोई एक सीनियर लीडर, एक इमर्जिंग लीडर वहां पे अध्यक्ष बनते थे कांग्रेस के हर 1 साल बाद। अब क्या हुआ, 1939 में जब हुआ जी भाई अध्यक्ष कौन बनेगा, तो उन्होंने सबका विचार ये था, मैक्सिमम मेजोरिटी विचार ये था कि सुभाष चंद्र बोस सही, अगल बगल दूसरा कोई अब नहीं था। क्योंकि गांधी जी एक बार 1923 में बने थे, और जब यहाँ पे अशोक आंदोलन के बाद से जब दोनों पार्टी बढ़ती थी कि भाई अपना हम स्वराज पार्टी बना रहे हैं, तो उस समय गांधी जी ने एक बार बना था, उसके बाद उन्होंने फिर कभी अध्यक्ष पद नहीं बना। तो 1939 में जब बद हुआ तो गांधी जी के एक फेवरेट कैंडिडेट थे पीटाभी सीतारामैया। अब उन्होंने 1939 में बना, बोले कि उनके सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में खड़ा किए। सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हुए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इतने प्रभावशाली थे कि उनको उस समय चुनाव कराना पड़ा, तो 1560 वोट उनको मिले थे और 1377 सीताभी पट्टारमैया को वोट मिला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई 200 वोट ही तो कम पाया था उसने। नहीं, उसमें ऐसा बात ये था कि गांधी जी खुद बोले थे उसके हार के बाद कि भाई पीटाभी सीतारमैया की हार वो मेरी हार है, और उनके लिए जितना प्रचार हो सकता था, जितना जोर लगाना था, गांधी जी सारी कमेटी में किए थे। क्योंकि ये भी था कि उनसे एक पारिवारिक रिलेशन भी था। पीटाभी सीतारमैया जो थे वो गांधी जी के समधी थे, तो उनको समधी भी थे, तो एक पारिवारिक संबंध भी था। और हो सकता है कि वो बुक राइटर थे, उनसे कुछ प्रभावित भी रहे होंगे। लेकिन ऐसा था कि जब उनके हार के बाद, उसके बावजूद भी उनके नेताजी ने उनको हराया, और उनको हार के बाद गांधी जी ने ये बात बोला कि पीटा सीतारमैया के बाद मेरी हार है, और उन्होंने, और गांधी जी भी बुजुर्ग लीडर थे सर, देने लगे वो लोग इस्तीफा। सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि अरे यार अब रबर स्टंप बन के मैं क्या ही करूंगा, जिस टीम में हो उस टीम का मतलब कि जे खिलाड़ी भाग रहा है। तो उन्होंने फिर से क्या किया, उन्होंने कांग्रेस बस से खुद ही अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया, और 39 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब यहां से असली नेताजी का जो खेल शुरू होता है, जब वो कांग्रेस से निकलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अब देखिए कि वो निकलते कब हैं, 1938-39 के आसपास निकलते हैं, 39 में निकलते हैं। और 1939 में ही इधर चाइना और जापान के विवाद शुरू हो गया था, कैसे कि पहले से मंचूरिया पर उसका अधिकार कर लिया था जापान ने। और जब ये निकलते हैं वहां से, तो इनको नजरबंद कर दिया गया था। अंग्रेजों ने इनको पकड़ के, इनको लगा भाई बहुत खतरनाक आदमी है और प्रभावशाली तो थे ही, तो इनको अपने मकान में नजरबंद कर दिया गया था कि यहाँ पे पीछे स्पाई वगैरह लगा गए थे। और ऐसे स्पाई, इंग्लैंड की स्थिति इस समय ऐसा थी, समझ आज के टाइम पर अमेरिका या चाइना इस लेवल का या उससे भी बड़ा रुतबा रहा होगा इंग्लैंड का, जिसका सूरज नहीं डूबता था, खा जाता है कभी। अब 1941 में उनको कर दिया गया था। पूरे वर्ल्ड वार में समझ के देखिए कि विश्व युद्ध की भूमिका तैयार, 40 से विश्व युद्ध की भूमिका शुरू हो गई थी, यूरोप में पूरा शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि 1941 में देखिएगा वहां पे, तो वहां से उन्होंने भेष बदल के, क्योंकि उनके घर में नजरबंद किया गया था, पहरेदार था, स्पाई लगे हुए थे, पूरे जासूस थे कि भाई इन पर नजर रखो, नहीं जाए। उनको लगा कि अगर हम इंडिया में रहेंगे तो हमको ये लोग हर तरीके से कट कर देगा ये। तो यहाँ पे आता है कि नेताजी वहां से पठान का भेष लेके वहां से निकलते हैं, बंगाल से धनबाद, धनबाद से कराची, कराची से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रसिया, रसिया से फिर देखे जर्मनी, फिर इंग्लैंड। वहां पे जर्मनी मिले हो 1942 मिले हो किससे हो, हिटलर से। अब हिटलर से एक और भी कहानी आता है कि भाई हिटलर अपनी बहरूपिया रखता था कि हिटलर जैसा देखने वाला, हाइट वाला, फेस कट और मोटा मोटी और था। तो कहा जाता था कि जब सुभाष चंद्र बोस गए उनसे मिलने के लिए, तो जो भी गया उनसे हाथ मिलाता था, बोलता था खाया हिटलर, बताइए आपका क्या काम है। तो उसने बोले नमस्कार, आप हिटलर से मिलना है। अब होता क्या थी, एक गया बहरूपिया, 2 गया, 3 गया, वो नहीं पहचाना। बाद में हिटलर बोला कैसा कौन आदमी है कि भाई बहरूपियों को पहचान ले रहा है क्या, वो जो बार बार बोला हिटलर से मिलना है। तो फिर उसने गया, बताइए क्या काम है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने बताया कि ऐसा हमें इस चीज है कि
कि इंग्लैंड भी आपका दुश्मन है, हम भी आपका, इंग्लैंड हमारा भी दुश्मन है। तो बोला कि ठीक है, आपने पहचाना हमको कैसे? 4 लोग बहरूपिया थे मेरे, आपने हमको कैसे पहचाना? तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे पहचाने कि आप जो भी आपका बहरूपिया था तो पहले हाथ बढ़ाता था। और हिटलर जिस प्रभावशाली आदमी, और इसने जो पूरा यूरोप को अपने विचार से समेटे हुए है, पूरी जर्मनी को, वो ऐसा तो है नहीं कि जो एक गुलाम देश का एक छोटा सा सिपाही या छोटा सा नेता आएगा उसके पीछे इसलिए खड़ा होगा वो। तो फिर हुआ, अब हुआ क्या कि उसमें कई तरह के लोग करते थे कि नेताजी कभी भी वो नाजीवादी विचारधारा के उस पक्ष में नहीं थे, वो बस इस पक्ष में थे कि आपका वो एक टेम्पोररी अलायंस हिटलर से था कि भाई इंग्लैंड आपका दुश्मन है और इंग्लैंड हमारा भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो आप हमारी अगर मदद करेंगे तो हम आपको इंग्लैंड को यहां से कमजोर करेंगे। कैसे कि उनके एक था कि उनके एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का स्रोत जो था, चाहे खाने का हो गया, बाकी चीज का हो गया, इकोनॉमी का स्रोत जो था इंग्लैंड का, वो इंडिया था। चाहे 1942 का अकाल अगर बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं मिलता, 1942 का बंगाल का जो अकाल जो था, ये इतना भी हो सकता था, इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। अगर उसके लोगों कहीं कहीं पर लोग मिलता भी था, उसका फोटो कहीं से मिलता है अखबार का, तो आपका दिल दहला देगा। माने यहां से 1942 का अकाल किस लेवल का था, तो यहां से मिलता था। तो शायद उन्होंने उसको समझाने में कामयाब रहे कि अगर आप हमारी मदद करते हैं तो एक तो हमारी मदद करते हैं, और दूसरा उसके साथ साथ जो कम इंग्लैंड को आप, हमारी मदद भी होगी और इंग्लैंड का नुकसान भी पहुंचेगा कि हम अगर स्ट्रांग होंगे तो इंग्लैंड का इकोनॉमी यहां से इंडिया में अनस्टेबल कर देंगे। जो भी इसका सप्लाई चेन होगा यहाँ से, चाहे फूड का हुआ, फोर्स का हुआ, बाकी सबका हुआ, उन्होंने हम कट कर देंगे। अब क्या था कि सबसे पहले उन्होंने सारा वादा कर दिया, उसने रेडियो देने का वादा किया कि आपको हम रेडियो देंगे, और जो भी चीज सहयोग होगा, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन तो हम नहीं कर सकते हैं। बोला कि वहां यूरोप से इंडिया जो है वो बहुत दूर है, तो हम डायरेक्ट मिलिट्री तो आपको नहीं सपोर्ट दे सकते, लेकिन बाकी चीजों में आपका हम मदद कर सकते हैं। तो जो रेडियो हुआ, रेडियो कम्युनिकेशन हुआ, बाकी और भी चीजें जो हो सकती है उसने दिया। अब उसमें क्या था कि इंग्लैंड के तरफ के तरफ से जो सैनिक लड़ रहे थे वो मैक्सिमम इंडियन थे, इंडिया गुलाम था, तो यहां से रिक्रूट करके क्या ले जाते थे, पकड़ के ले जाते थे। कैसे कि पहला विश्व 14 से 18 चला है, गांधी ने खुद मोटिवेट किया लोगों को, जाओ तुम इंग्लैंड से लड़ो, ये आजादी देंगे हमारा, जीत जाएंगे तो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 42 जब 1940 होने का लोग इंडिया समझ रहा था, ये लोग जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे, तो मैक्सिमम प्रिजन ऑफ वार जो था जर्मनी पकड़ के रखा हुआ था, उन सबसे जाके मिले नेताजी, उन सबसे जाके मिले और नेशनल लीग का वहां पर स्थापना की, और नेताजी सबसे जाके मिले वहां पे, और उन्होंने सोचो कि उन लोगों को क्या बोला होगा, नेताजी ने उन लोगों को क्या बोला होगा कि उनको वो लोग मोटिवेट कर दिया होगा। वो अपने जीवन में बहुत सक्सेस नहीं थे, बहुत नहीं थे, वैसे थे कि ऐसे लोग घूमते फिरते लोग थे, इंग्लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ के उनको सेना भर्ती कर दिया कि चलो अब लड़ो तो, और वैसे लोगों को फिर वहां से लड़ने के वहां बंदी बना लिया। तो नेताजी ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई उन सबसे मिले, जो भी प्रिजन ऑफ वार थे सबसे मिले और उनसे कहे कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम मेरे साथ आओगे, कि तुम जाओगे तो बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया नौकरी मिलेगी, अब रॉयल लाइफ जियोगे। नहीं भाई, यहाँ पे तो तुम इंग्लैंड के हो, यहाँ प्रिजन ऑफ वार हो, यहाँ से तुम देश के साथ तो तुम देर सवेर तुमको लगेगा तुम गद्दारी कर रहे हो। कैसे तुम आ गए, थोड़ी तुम्हारी फैमिली को वहां पे इंग्लैंड छोड़ देंगे, वो तो सही करेंगे जो सबके साथ करते हैं। तो तुम आ गए और यहाँ पे तुम आत्मसम्मान से वहां भी नहीं जिए और जर्मनी में आए, जर्मनी तुमको बंदी कैदी बना के रखा हुआ है, तो ये सम्मान तुम्हारा यहां भी नहीं है। मेरे साथ आओगे, अगर हम जीत गए, अगर हमारी जीत होती है तो एक आजाद जिंदगी जियोगे, और अगर तुम मर गए तो एक सम्मान की मौत मरोगे। कैसे कि हमारे साथ आओगे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम हम व्यवस्था करेंगे। हमारे पास अगर धन आते हैं, पैसे आते हैं, तो सबसे पहले गोला बारूद खरीदेंगे। हम गोला बारूद आएगा तो हम लॉजिस्टिक पर खर्च करेंगे, लॉजिस्टिक पर खर्च आएगा तो हम बढ़िया जूते खरीदेंगे, और जूता जब आता है हम खाने का भी व्यवस्था करेंगे। हम तो हमारे पास आओगे तो हो सकता है सुख सुविधा ना मिले, लेकिन अगर जीतते हो तुम तो एक जिंदगी जियोगे, अगर मर भी जाते हो तो सम्मान की मौत मरोगे तुम। तो वहां पे आए। लेकिन चूंकि अब एक सवाल क्या होता है कि आईएनए को जो हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी जो था, वो आईएनए बना है जापान की मदद से।
तो एक आता है कि भाई क्या वहां से सारे जर्मनी से जो भी प्रिजन पार्ट थे वो सारे के सारे का जापान आए, और जापान आए तो कैसे आए? लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या होगा कि ये पहले था कि सारे के सारे जो वहां पे जो इंडियन लीग के जो वहां पे जो प्रिजन पार्ट के जो सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक जो थे, वो इंडिया के लोग तो ब्रिटिश आर्मी से लड़ रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में, वहां से सारे लोग नहीं आए, कुछ आए कुछ नहीं आए। और दादाजी किसी दबाव नहीं दिया, बोले इसको चलना है चलो, इसको नहीं जाना भाई रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुट में आए वो, कैसे कि उस समय कम्युनिकेशन स्थानीय की सारे आ जाए। तो वहां से नेताजी वहां से आए जापान, कैसे कि हिटलर उनको बोला कि हम वहां पे मिलिट्री एक्शन नहीं कर सकते हैं, जापान आपका है हमारा लाइन से जापान के साथ, जापान आपकी मदद करेगा, और जापान आपकी मदद इंग्लैंड को हराने में, तो उससे हमारी भी मदद होगी। जब तो वहां से नेताजी, आप सोचिए उस जमाने के टाइम में एक बहुत ही सीक्रेट टाइम था कि जब पनडुब्बी से U-180 पनडुब्बी से जर्मनी से आए नेताजी समुद्र के अंदर, और इधर से I-129 पनडुब्बी का जो नंबर था जापान से का पनडुब्बी था, 20 समंदर में दोनों आदमी इन बिटवीन, एक सबमरीन से दूसरे सबमरीन में नेताजी का एंट्री होता है। अब समझिए इतने पावरफुल आदमी, इस आदमी को 20 समंदर एकदम सीक्रेट कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दोनों को पनडुब्बी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। दोनों अपने अपने एक विशेष पनडुब्बी भेजता है एक आदमी, और उसे कुछ और भी लोग रहे होंगे सहयोगी, कितने वो किस तरह से प्रभावित किए होंगे दोनों देशों के लोगों को, उन प्रमुखों को, या अपनी बातों से कैसे प्रभावित किए होंगे, या अपनी बात साबित तो नहीं कर सकते, अपनी बात के इफेक्ट को बताने के लिए कि वहां पे 20 समंदर में, चूंकि ये भी था कि डर भी था कि इसको सीक्रेट इसलिए रखा गया था कि अलाइन पावर को, चाहे जो समय उनके विपक्ष के थे, अगर वो जान जाते तो सोच सकता था कि वो हमला कर देते। उनकी भी अपनी आर्मी थी, उनकी पनडुब्बी थी, उनकी अपनी नेवी थी, वो काफी स्ट्रांग थी, चाहे इंग्लैंड का हो, बाकी देशों का हो, इंडियन अमेरिका चाइनीज सब की आर्मी थी। लेकिन हो गया वहां से जब आए, अब यहां पे जब आए उन्होंने पूर्व एशिया में अभियान के लिए, तो जब उन्होंने हिदेकी तोजो जापान के जो पीएम थे, जब उनसे मिले नेताजी, जब मिले तो हिदेकी तोजो जापान का अपना मोटिव था कि भाई इंडियन ठीक है, आप हम समझ रहे हैं कि आपके लोग लड़ेंगे, आपको सब लड़ेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको लीड करेगी हमारी आर्मी। आप हमारे आर्मी, हमारे विचारधारा हमारे आर्मी के अंडर में आप लोग लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन नेताजी बोला नहीं, हमको आप सपोर्ट कीजिए, इसको लीड हम करेंगे, और हम अपनी विचारधारा, अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे, और इसमें आप हमारा सहयोग करिए, चाहे आर्मी में सहयोग हो, खाने पीने में हो, लॉजिस्टिक में हो, और हथियार में हो, इस सब में हमका आप सहयोग कीजिए। दूसरा बात आया क्या है कि जब वहां पे अगल बगल जो था वहां पे जापान ने अधिकार कर रखा था इंग्लैंड के वाले पे, तो सिंगापुर में बहुत सारे जो फौजी थे, इंडियन फौजी जो थे वहां सिंगापुर में थे। अब सिंगापुर में जो इंडियन फौजी थे, तो बात है कि जापान ने पहले एक एरोप्लेन से पर्ची गिरवाया कि भाई जो भी इंडियन सैनिक है वो अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, वैसे पहले तो ग्राउंड लेवल पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, फिर उन्होंने ऐसा किया होगा, और उसमें क्या हुआ कि जो मैक्सिमम जो सैनिक थे इंडियन, वो ब्रिटिश से अलग हो गए, और जो ब्रिटिश से जब अलग हो गए तो इन्होंने पूरा ब्रिटिश के खिलाफ ही इंडिया के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। और उस समय जो थे रास बिहारी बोस वहां पर आईएनए का स्थापना होता है, वही कमांडर थे। उन्होंने सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को वहां पे लीड करने को कहा, और वहां पे सेना के हेड बन गए सुभाष चंद्र बोस। और वहीं पर उनका क्रांतिकारी एक भाषण आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हर तरीके से उन्होंने जापान से उन्होंने मदद ली, और फिर उन्होंने सिंगापुर से रेडियो पे 1944 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और फिर वहां से नॉर्थ ईस्ट में चले गए। नॉर्थ ईस्ट उन्होंने बड़े होने की इंग्लैंड को हम लोग ऐसे हराएंगे। अब देखिए होता क्या है कि जब आखिर नेताजी ऐसा कर क्यों रहे हैं, गांधी जी का लॉजिक इसके पीछे था कि हम अंग्रेज अगर मुसीबत में है तो हम इससे दुष्टता से पेश नहीं आ सकते, क्योंकि
भाई अगर बौखला गया उधर से जीत गया तो आगे फिर हम लोगों का जो भी कुछ आजादी मिली हुई है वो सब छिन जाएगी, और वो 20 तरह से कर लगा देंगे, 20 तरह से लफड़ा कर देंगे। तब धीरे धीरे इनका सहयोग करके इनसे यूरोप में भी धीरे धीरे कब्जा था इंग्लैंड का, छोड़ ही रहा है, तो उसे करते करते धीरे हमको छोड़ देगा। नेताजी का कहने का विचारधारा एक था कि नहीं देखो, एक तो पहली बात धीरे धीरे का मतलब क्या होता है, यूरोप में जिसको भी छोड़ा है वहां पर क्रांति हुई है। बिना क्रांति का तो किसी भी यूरोप, चाहे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसमें कहीं भी अगर इंग्लैंड ने इसको छोड़ा है तो वहां पे ऐसा नहीं कि उसमें अहिंसा कोई किया, वहां क्रांति हुई है। दूसरा कि 40 में जब पूरा देश अपना अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है कि भाई वो अपना रूस, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, इस लोग अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, इधर अपना चाइना यूएस फ्रांस ये सब अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है, और सब लोग हैं, तो हम लोग अपना पीछे क्यों रहे, हम लोग अपना स्टैंड क्लियर करें। और जब वहां से जर्मनी इस लेवल पे जब सबकी मार काट मचा रखा है, उसने मार काट मचा रखा है, इतना उसको हुआ, उस पे जो वर्साई की संधि हुई इतना सब लगा के रखा था, और जर्मनी बाउंस पे कर रहा है और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो हम क्यों ना मदद के लिए उसके पास जाए कि भाई हमारी ही मदद करो। हम अगर हमको मदद करते हो तो इंग्लैंड का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग। कैसे हमारे को मदद होना कि हमारा मजबूत होना, कि इंग्लैंड का इंडिया से परेशान अनस्टेबल गवर्नमेंट होना, वो सारी चीजें तो उसके लिए सप्लाई चेन का कट हो जाएगा, जो भी यहां से इकोनॉमिकल बूस्ट मिलता था इंडिया से उसको, इंग्लैंड को। तो इस चीज को लेकर कंफर्म थे नेताजी। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने जापान की मदद से जब उन्होंने बढ़े और नॉर्थ ईस्ट से तो बर्मा से होते हुए बर्मा वाला फ्रंट में सहयोग किया जापान ने और होने शुरू किया। अब चूंकि था कि ये सिंगापुर वाला पार्ट तो जीत गया, वहां से तो यहाँ तक बढ़े, अंडमान निकोबार का जैसे आजाद और स्वराज नाम का दो उन्होंने उसका नाम रखा, वो भी जीते, और अंडमान निकोबार पोर्ट भी जीते वो, और यहाँ पे आए। तब तक हुआ ये था कि जापान द्वितीय विश्व में जब पोर्ट ब्लेयर पर जब हमला किया था तो अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिरा दी, और परमाणु बम गिरने के बाद से जापान की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि 5 साल तक तो उसके दबा ही रहा अमेरिका के पांव के तले जापान। और जैसे वहां पे हुआ तो हमारे यहां से उसके सैनिक जाने लगे, हमारे सप्लाई चेन कट हो गया, हमारे पास सप्लाई चेन वाले हथियार, फूड, गोला बारूद ये सब कम होने लगे। दूसरी बात है कि हमारे उस जंगल में बारिश, बीमारी, कलरा या बहुत सारी बीमारी होने लगी, कैसे कि जंगलों में लड़ने का अनुभव नहीं था, सब नए सैनिक थे, उससे बीमारी होने लगी। और उसके तुलना में अंग्रेजों के बाद बहुत सारा अपग्रेडेड चीज था, चाहे हवाई हमला हो, बंदूकें हो, सप्लाई से जो भी व्यवस्था हो, या तोप हो, बंदूकें हो, सब अपग्रेडेड वर्जन की थी इनके पास, तो ये लीड की और जीती। अब सवाल ही पैदा होता है कि यहाँ तो हम हारे ही, हारा ही, लेकिन फिर भी आजाद हिंद फौज के इतना नाम क्यों है? नेताजी का कहने का मतलब कि इतना नाम क्यों है, कारण क्या है कि जब 1945 में जो भी 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो आईएनए के फौजियों को पकड़ के उस सब पे केस चल रहा था। बहुत सारे केस में जो हमारे के वरिष्ठ जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, और बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को छुड़ाया भी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस पे अंग्रेजों ने देशद्रोह का केस चला रहा था। और उनके 3 कमांडर जो थे, शहबाज हुसैन, गुरबख्श सिंह और पीके सहगल, उनके कमांडर जो मेन कमांडर जो थे, इन पे भी देशद्रोह का केस चल रहा था। क्योंकि नेताजी तो मिले नहीं थे, इनको पकड़ लिया था और उन पे केस हुआ, तो उनको पकड़ के उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो बोले कि भाई देखो, हमने आजाद फौज किया, हमने लड़ा, हमने कोई गलती नहीं की, तुमको जो करना है कर लो, हमको कोई गलती नहीं की है। तो इस आजाद हिंद फौज के जो भी लोग थे, तो उनके प्रति देशवासियों का बहुत लगाव था। उन नेताजी का ये सब होने के बाद से इतना ज्यादा देशवासियों के प्रति नेताजी का लगाव पहले से था। लोगों को पहली बार ऐसा था कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आजाद हिंद फौजों के लेकर जो उन पे केस चल रहे थे, जो उन पर अत्याचार हो रही थी, देश गली गली में चर्चा होती थी। उस समय एक नेवी जो था, जो ब्रिटिश नेवी जो थी, उसमें के जो थे, जो इंडियन सिपाही थे, वो अंग्रेजों सिपाही को मारने लगे और बोले उन्होंने कि हम ब्रिटिश सेना के साथ नहीं लड़ेंगे और ब्रिटिश के लिए नहीं लड़ेंगे।
अब हुआ कच्ची इस कारण क्या था कि पूरे देश में होने लगे थे कि भाई असली सेना तो हमारी ये है, असली सेना तो आईएनए है, बाकी जो इंग्लैंड सेना में जो काम सब गद्दार है। तो एक चीज सबसे था, और ये चीज जब रॉयल नेवी में जब ऐसी बात हुई कि इंडियन सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया, वो रॉयल एयरफोर्स में भी हुआ और आर्मी में हुआ। एक इंडियन पीएम एटली जो थे उस समय प्रधानमंत्री, उनको वो बाद में चर्चा की कि गांधी से कई ज्यादा असर था सुभाष चंद्र बोस का। कैसे? उस समय तक इंग्लैंड समझ चुका था कि हमारी सेना हमारे इंडियन जो सोल्जर जो थे हमारे लिए लड़ते थे, हमारे लिए लॉयल नहीं रहे, तो हमारे लिए वहां पर राज करना बड़ी मुश्किल है। कारण क्या है? उनके सेना 40 लाख, हमारी सेना है 25 लाख। हमें अपने देश अपने खिलाफ ही लड़े 25 लाख लोग, और 40 लाख का तुम ऊपर लाके उसमें रूल कर रहे हो सेना अपना। तो उनको एक लगने लगा। दूसरा, जब 1952 में जब केएम एटली से जब एक इंटरव्यू हो रहा था, तो बोला कि उसमें गांधी जी का और सुभाष कैसे आजादी मिली। तो उसने खुद बोला कि हमने गांधी जी और बाकी चीज से हमको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। हमको जो नुकसान पहुंचाया आईएनए ने जो पहुंचाया, जो सुभाष चंद्र बोस ने नुकसान पहुंचाया, वो पूरे इंडिया में कोई नहीं पहुंचाया। कैसे कि हम इकोनॉमिकल और एक कई फ्रंट से हम उसने युद्ध शुरू कर दिया जिससे हमको नुकसान हो गया था। और उसमें सबसे पहले हुआ कि सबके दिल में जो भर दिया कि जो भाई जो अंग्रेजों के साथ जो लड़ रहा है वो गद्दार है। तो हमारी जो सबसे कोर स्ट्रेंथ थी कि हम यहीं के लोगों को लेकर यहीं पे राज करते थे, एक चीज को उसने कट कर दिया और सबके मन में भर दिया कि भाई जो अंग्रेजों के लिए, जो भारतीय लोग जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहा है भारतीयों से, वो गद्दार है। और इस चीज का लोग बोलने लगे। फिर लोगों को महसूस भी हुआ कि सही गद्दार तो है ही हम, कि हमारे जाने के बाद फिर हमारी फैमिली के साथ क्या होगा। तो वो सारी चीजों को भरने के कारीगर है। तो पीएम एटली का इंटरव्यू का स्टेटमेंट था। उसके बाद शादी से 45 में थे कि 1845 को उनको मंचूरिया में उनका विमान दुर्घटना मौत हो गई। क्योंकि नेताजी का एक बहुत मिस्टीरियस था, उनका अलग अलग था, 3-4 बार कई कमेटियां बनी, सबने जांच की। किसी ने बोला कि मर गया, किसी विमान दुर्घटना हो गया, लेकिन 100 बरामद नहीं हुआ उनका। कभी वो जो 100 कुछ मिला भी तो कोई डीएनए होने पे भी बातचीत नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पता हो सकती थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि गुमनामी बाबा से जो फैजाबाद में जो रहे काफी दिल तक रहे, इसलिए रहे। कुछ का थ्योरी ये रहा कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इसलिए उनको नहीं लाया गया इंडिया में कि इंडिया से अब गवर्नमेंट ने उनसे बात कर रखा था कि आग अगर सुभाष चंद्र बोस आते हैं तो उनको इंग्लैंड को आप सौंपोगे। कैसे इंपीरियल देशद्रोह का, इंग्लैंड वालों ने इंपीरियल देशद्रोह का केस लगा रखा था। और दूसरी बात कि ये जो थी एमिली जो थी, इससे विवाह किए थे, एक कभी भी इंडिया नहीं आई। कहा जाता है कि इनको इंडिया आने नहीं दिया गया। कैसे इंडिया आने नहीं दिया गया? और जब भी रही उसके बाद नेताजी के गुमनुमा या मरने के बाद उन्होंने कभी भी शादी नहीं किया। उनका नीता बॉस रही और यही रहा। तो यही रहा आज का आइडिया। किसी को भी लोग नेता बोल लेते हैं, लेकिन नेताजी का सही था कि एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसा आदमी जो समय से आगे का सोचता हो, जो एक ही आदमी एक ही टाइम पे जो विजनरी भी हो, जीनियस भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, वो एक देश के प्रति एक पकड़ बख्ता हो, लॉयल हो, एक ब्यूरोक्रेट हो, एक सोशल सिविक्स जिसके पास हो, जिसको डिप्लोमेसी हो, जो एक जियो पॉलिटिक्स बेहतर समझता हो। तो वो सारी चीजों के बाद जो ऐसा बोलता हो, ऐसा भाषण देता हो, तो पूरी एक आबादी को मंत्रमुग्ध कर देता हो। एक अलग टाइम में जियो पॉलिटिक्स में ऐसा प्रभावशाली आदमी कि जो एक गुलाम देश का होने के बाद से भी जो भी उस देश की या विदेशों की जो बिजोड़ हस्तियां थी उसको अपने विचारों से प्रभावित कर दे, तो वो है नेताजी। आज रोड छाप को भी लोग नेता बोल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नेताजी असली में कोई सुभाष चंद्र बोस ही हैं। और शायद इनकी जगह, इनकी वो गरिमा नहीं मिली जो बाकी लीडरों को मिली उस समय के। लेकिन नेताजी को आप किताबों से हटाए, सबसे हटाए, डे बाय डे इन पे काम हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं से कुछ अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स से जैसे थे वो निकाल रहे हैं और एक एक चीजें खबरें आ रही है। आज डिजिटल वर्ल्ड में तो ऐसा आज कोई चीज कहीं से पढ़ सकते हैं। तो नेताजी का एक ही लाइन में कि नेताजी को आप किताबों से हटा सकते हो, लेकिन लोगों को दिल से कैसे हटाओगे। जय हिंद।